एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज 12th क्लास में लेक्चर 44 है। आज हम नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आने से पहले इसका बेसिक है, एनसीईआरटी में बहुत डीपली दे रखा है बेटा आपको। मैंने नोट्स में उनको इन शॉर्ट लिखने की कोशिश की है और इन नोट्स की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप वन बाय वन उन लाइन्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या कह रखा है। The inverse of a function f denoted by f inverse exists if f is 1 1 and onto। किसी भी फंक्शन f का इनवर्स f के ऊपर -1 लगा देते हैं, इससे डिनोट होता है। और ये कब एग्जिस्ट करता है, ये कब आता है, इनकी कब हम इनवर्स निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का, जब फंक्शन आपके पास क्या हो, 1 1 हो और onto हो। ठीक है। There are many functions which are not 1 1, onto or both, and hence we cannot talk of their inverses। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो या तो 1 1 नहीं है या onto नहीं है या दोनों ही नहीं है, तो हम उनके इनवर्स की बात नहीं करते हैं। थोड़ी सी इनवर्स की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं क्या। अगर f कोई फंक्शन है x से लेकर y तक, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, यहाँ का एलिमेंट उठाया, उसके ऊपर फंक्शन लगाया, यहाँ का एलिमेंट आ गया, ये आपके पास 1 1 और onto है। देन हम डिफाइन कर सकते हैं g को अपोजिट y से लेकर x तक, सच दैट g ऑफ y इक्वल टू x, जहाँ x आपका x से है और y आपका y से है और y किसके इक्वल है, f ऑफ x के लिए। अगर ये कंडीशंस हैं देन हम g को क्या कह देते हैं कि वो किसका इन्वर्स है, f का इन्वर्स है। ये सारा हमने चैप्टर 1 में जब इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन किया था तब पढ़ा था, यहाँ पे सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर फिर भी किसी चीज़ में आपको डाउट है तो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा। और क्या होता है कि g की डोमेन f की रेंज के बराबर होती है। g की डोमेन क्या है, y, और f की रेंज क्या है, y, ये बराबर होते हैं। रेंज ऑफ g इक्वल टू डोमेन ऑफ f। g की रेंज क्या है, x, और f की डोमेन क्या है, x। तो ये आपस में इक्वल होते हैं कब, अगर एक फंक्शन है और एक उसका क्या है, इनवर्स है। ठीक है। यहाँ तक के बेसिक में हमने जो पिछला पढ़ा था सिर्फ उसको ही रिवाइज किया है कि किस तरह से किसी फंक्शन का हम इनवर्स निकालते थे। आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, अगर हमें इनवर्स का भी इनवर्स निकालना हो। ठीक है। यहाँ पे g आपके पास क्या था, फंक्शन का इनवर्स था और हम उसका इनवर्स निकाल रहे हैं। g का मतलब क्या था, g किसका इनवर्स था, f का, तो g की जगह क्या लिख दिया, f इनवर्स। इनवर्स का भी इनवर्स कर दें तो वो क्या जाएगा, खुद वही फंक्शन आ जाएगा। आंसर हमने दो कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ा, कब, अगर f इनवर्स ऑफ f ऑफ x लगाएं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये कंपोजिशन इस तरह से डिफाइन होता है, f ऑफ x किसके बराबर होता है, हमारे y के, और f इनवर्स y के आ गया x। कैसे, f ऑफ x इक्वल टू y, तो x क्या आ जाएगा, f इनवर्स y। ठीक है। अगर f ऑफ f इनवर्स y निकालें तो क्या हो जाएगा, वो f इनवर्स y, हमें पता है x के बराबर होता है, f ऑफ x क्या होता है, y। यहाँ पे हमने x और यहाँ पे हमने y ही क्यों लिया, क्योंकि f कहाँ से रिलेटेड था आपका, x से लेकर y तक था। f है, f के एलिमेंट हम कहाँ से उठाएंगे, x से, और ये f इनवर्स है मतलब g था। g कहाँ से कहाँ तक था, y से था, तो g का एलिमेंट हमने y को उठाया। ठीक है। We have studied that trigonometric functions are not 1 1 and onto over their natural domains and range, and hence their inverse do not exist। अब हमने पढ़ा है थर्ड चैप्टर में 11th क्लास में कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज के बारे में। बट अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो अपने डोमेन और रेंज उसके ऊपर 1 1 और onto नहीं है, और 1 1 onto नहीं है तो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट हमें तो क्या करना है, उनका इन्वर्स निकालना है। However, if we impose certain restrictions on their domain and ranges, then we can obtain their inverse। अगर हमें उनका इन्वर्स ऑब्टेन करना है तो हमें उसकी डोमेन और रेंज पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब हम उसके इन्वर्स की बात कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले बात करते हैं इनकी डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या होती है और फिर इनकी रेंज क्या होती है। ठीक है। साइन फंक्शन की डोमेन रियल नंबर्स और रेंज -1 से 1। कॉस के लिए भी सेम है। ठीक है। टेंजेंट के लिए रियल
टेंजेंट के लिए रियल, बट रियल में से कुछ टर्म माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? ये ऐसी टर्म्स माइनस की हुई हैं जिन पे आपका टेंजेंट डिफाइंड ही नहीं है। हमें पता है टेंजेंट 90 डिग्री, टेंजेंट 90 पे क्या आती है वैल्यू? नॉट डिफाइंड, तो वो चीज़ हटा रखी है। यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? इंटीजर, तो यहाँ पे n की जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है? π/2। टेंजेंट π/2 डिफाइंड ही नहीं है, तो रियल नंबर में से वो वैल्यूज हटा दी जिन पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं था। ठीक है, रेंज क्या है? रियल नंबर। कोटेंजेंट में भी r माइनस में क्या माइनस कर दिया? n पाई माइनस कर दिया, रेंज वही है आपके पास r। सीकेंट में भी सेम टेंजेंट वाला ही माइनस किया है, और रेंज पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि रेंज में से -1 और 1 ये हटा दिए ओपन इंटरवल, मतलब इनके बीच की वैल्यू नहीं आएगी। और कॉसिकेंट सेम कोटेंजेंट जैसा है, बस वहीं पे अगेन यहाँ पे रेंज में क्या है? थोड़ी सी चेंजेस है। ठीक है, ये तो जस्ट हमने रिवाइज किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है। अब पढ़ते हैं हम एक फंक्शन साइन का रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं कैसे करते हैं। हम साइन का इन्वर्स अगर हमें निकालना है, साइन इन्वर्स, तो किस तरह से हम उनकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो देख लेते हैं, और सिमिलरली फिर उसको डायग्राम से समझेंगे। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए। ठीक है, देखिए जरा, सिंस द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, साइन की डोमेन क्या है? R, एंड रेंज इज क्लोज इंटरवल -1 से 1, और रेंज क्या है? -1 से 1। ठीक है, इफ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, अगर सारे रियल नंबर को छोड़ के, ठीक है, इफ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू -π/2 से π/2, then it becomes 1 1 and on to with range -1 and 1। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगर सारे रियल नंबर्स में से हट कुछ एक वैल्यूज ले लें, कौन कौन सी वैल्यू ले लें? -π/2 से π/2 तक ले लें, तो उसके अंदर वैल्यू तो यही आनी है इसकी। ठीक है, तो पूरे रियल नंबर की बजाय ये क्या कह रहा है कि इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से, और रेंज यही रही -1 से 1 तक, तो ये फंक्शन इस डोमेन और इस रेंज में 1 1 on 2 बन गया। ठीक है, 1 1 on 2 ही हमें बनाना था क्योंकि हमें इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है। एक्चुअली साइन फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरवल, ये कह रहा है कि जरूर नहीं सिर्फ यही इंटरवल लें, आप और इंटरवल भी ले सकते हैं। कौन कौन से? -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2 दिया था, पाई से लेकर 3/2, इस तरह से हम कुछ और इंटरवल्स भी ले सकते हैं। ऐसे इंटरवल्स ये जानबूझ के लिए गए हैं जिनमें फंक्शन आपका क्या है? 1 1 and on 2 है, और रेंज वही रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साइन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस तरह से कि रेंज वही रहे। ठीक है, और फंक्शन आपका क्या बन जाए? 1 1 on 2 बन जाए। We therefore define the inverse of sine function in each of these interval। इन सभी इंटरवल्स में जो अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और डिनोट कैसे करेंगे? साइन, और साइन के ऊपर क्या लगा देंगे? इन्वर्स लगा देंगे। अब बात आती है कि कौन सा इंटरवल लें। द साइन इन्वर्स इज ए फंक्शन विद डोमेन इज, साइन इन्वर्स की बात हो रही है। देखिए, अब देखो साइन कहाँ से कहाँ तक था? रियल से लेकर -1 और 1 था। अब रियल को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कुछ एक इंटरवल से। ठीक है, अब साइन का इन्वर्स क्या आएगा? डोमेन तो ये बन जाएगी और रेंज ये बन जाएगी। ठीक है, द साइन इन्वर्स इज ए फंक्शन with domain is -1 से 1 and range could be any of the interval। रेंज कुछ भी हो सकती है, पूरी रियल नंबर्स की बजाय कुछ रिस्ट्रिक्शंस में हमने इंटरवल्स बना दिए, उनमें से रेंज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब जो कुछ भी रेंज हो सकती है, तो जो इंटरवल्स हैं हमने इसकी ब्रांच बना दी एक तरह से। corresponding to each such interval we get a branch of the function sin inverse। ब्रांच हमें यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक से, हमें इकट्ठा उनको कंबाइन कर दें तो क्या बनेगी वो? द ब्रांच विद रेंज -π/2 से π/2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हमने जितने भी इंटरवल्स लिए थे वो सारे इंटरवल इसमें आ गए हैं, तो इसीलिए क्या कहा कि इकट्ठा कर दिया सारे इंटरवल्स को, और इसे क्या नाम दे दिया है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अब आपका साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो गया? -1 से 1 से लेकर -π/2 से π/2 तक।
देखिए वैसे आपका साइन इनवर्स फंक्शन होना कहाँ था, -1 से 1 से लेकर r तक आना था, बट इस कंडीशन में यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि 1 ऑन टू आ ही नहीं रहा था, इसीलिए रियल को हटा के हमने क्या किया, इस तरह से साइन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब जो इनवर्स की रेंज आई है ना, यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, सही बन रहा है सर। और रेंज क्या है, -π/2 से लेकर π/2 तक, ये आपका बिल्कुल सही डिफाइंड हुआ है। और ये क्या है, साइन का इनवर्स बना है, ठीक है। हम साइन का इनवर्स ही ले रहे थे, डायरेक्ट कंप्लीट नहीं बन रहा था, क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन आपके पास 1 ऑन टू हो। साइन अपने पर्टिकुलर डोमेन और रेंज के साथ 1 और इनटू नहीं था, इसीलिए उसकी क्या किया, साइन की डोमेन को चेंज किया। अब जो इनवर्स आया है वो अपने पर्टिकुलर डोमेन और पर्टिकुलर रेंज में क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। अब हम इसी चीज को डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। अगर हमें साइन और साइन इनवर्स और इनका डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब वो देखिए। डायग्राम से पहले रिमार्क देखिए, द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन बाय इंटरचेंजिंग ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। ये क्या कह रहा है, अगर आपने साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो साइन फंक्शन का आपको ग्राफ पता है, सिर्फ आप क्या करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चेंज कर दो। साइन वाले एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना दीजिए और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना दीजिए, तो वो उसके साइन के इनवर्स फंक्शन का आपके पास ग्राफ आ जाएगा। और सेकंड क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ एन इनवर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एज ए मिरर इमेज। ये क्या कह रहा है कि गिवन फंक्शन की अगर आप मिरर इमेज देखोगे तो वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आएगा। अब हम दोनों ही बातों को डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। हमें पता है साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन पाई पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 3π/2 पे वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। साइन 2π पे वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। और साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, तो ये ग्राफ बन रहा है आपका इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली आपका ग्राफ फिर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। ये किसका है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब हम इंटरचेंज करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, और फिर देखते हैं कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है। ये आपके पास साइन इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस था जिस पे वैल्यूज थी 0π/2, 3π/2, ये हमने वाई एक्सिस बना दिया जिस पे वैल्यूज हमने क्या ली, 0π/2, 3π/2, ठीक है। जो वाई एक्सिस था 0, 1, -1, वो आपका एक्स एक्सिस बन चुका है 0, 1, -1। सिंपली जब हमने ग्राफ डिनोट किया तब ये आपका इस टाइप का आया, ठीक है। अब बात आती है कि मिरर इमेज क्या कहना चाह रहा है। अगर दोनों ही ग्राफ को कंबाइन कर दे तो वो ऐसा बनेगा। ये तो आपके पास है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। और ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। अगर ओरिजिन से डायरेक्ट कोई लाइन हम पास करते हैं तो ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है। वो सेकेंड रिमार्क में यही कहना चाह रहा था, मिरर इमेज है। ये तो था हमारा साइन फंक्शंस। अब हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के डोमेन और रेंज देख लेते हैं कि अगर हम उनका इनवर्स निकालें तो क्या क्या आएगा। देखिए जरा, like sine functions we can restrict other trigonometric functions also. The following tables gives the inverse trigonometric functions along with their domains and range. ये टेबल है और ये आपको याद रखनी है। और याद रखनी कैसे है, हमने एक फंक्शन इनवर्स आपको निकाल के दिखा दिया, इसी तरह आप सारे निकाल लीजिए, या फिर अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में इजी हो जाएगा। आई कैसे है ये टेबल वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। साइन इनवर्स कहाँ से आएगा, -1 से लेकर -π/2 से π/2, ठीक है। कॉस इनवर्स क्या आएगा, डोमेन तो यही रहेगी, रेंज क्या होगी 0 से π। कॉसिकेंट इनवर्स क्या है, डोमेन रियल में से क्या कर दिया, -1 और 1 रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। रियल में से -1, 1 घटा दिए, और रेंज पे क्या असर पड़ा है, तो साइन वाले बस 0 को और माइनस किया है। सीकेंट में आपके पास कोसिकेंट वाली ही डोमेन है, बट जो कॉस वाली रेंज थी उसमें क्या किया है, π/2 को माइनस किया है। टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट रियल से लेकर सेम साइन वाली है, बट उसमें क्लोज इंटरवल थे, यहाँ पे आपके ओपन इंटरवल है।
और कोट में क्या है, रियल से लेकर 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, ये तो थी आपके पास टेबल, जिससे आपको पता चलेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है। अब कुछ एक नोट्स कह लीजिए, कुछ एक रिमार्क्स कह लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा वो क्या है, नोट देख लीजिए। फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद साइन एक्स का इनवर्स। ये और ये, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा, 1 है साइन एक्स, और साइन इनवर्स का क्या मतलब है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। सेकंड देखिए, whenever no branch of an inverse trigonometric function is mentioned, we mean the principal value branch of that function। अभी जो आपको डोमेन और रेंज बताई वो आपके पास थी प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच थी, और अगर मान लो आपको वो नहीं दे रखी है, मान लो साइन के केस में हमने प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकाली थी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2, मे भी वो आपके पास -3π/2 से -π/2 हो सकता है, जो पहले वाले इंटरवल्स हमने डिस्कस किए थे वो भी हो सकता है, कि या तो वो स्पेशली मेंशन करे। अगर वो स्पेशली मेंशन नहीं करता है तो हम क्या लेके चलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही लेके चलेंगे। थर्ड क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which lies in the range of principal branch is called the principal value of that trigonometric function। अभी हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा, ठीक है, उसके हमने क्या पढ़ी, रेंज पढ़ी। ठीक है, उसको हमने क्या कहा, प्रिंसिपल ब्रांच बोला। ठीक है, अगर उसमें कोई वैल्यू आती है तो वो क्या हो जाती है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है। फिर प्रिंसिपल ब्रांच में आ रही है, प्रिंसिपल ब्रांच इतने से लेकर इतने तक है, प्रिंसिपल ब्रांच की रेंज में आ रही है, तो उस वैल्यू को क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये सारा बेसिक था, ये सारा निचोड़ था जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और अब करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल्स। दो ही एग्जाम्पल्स हैं, तो देखिए क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली थी, तो हमने ये क्या कह दिया, ये y के इक्वल है और y ही क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी कि एक तरह से हमने y के वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स था, इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 साइन पे वैल्यू कब होती है, π/4 पे। ठीक है, अब साइन y इक्वल टू साइन π/4 है, तो यहाँ से साइन और साइन कट के ये आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब आपके पास जो थीटा होता है वो आपकी किस में आए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज में आए। क्या π/4 -π/2 और π/2 के बीच में है, 0 π/2 पाई 3π/2, और अगर यहाँ से चले तो ये बनेगा आपके पास -π/2। क्या π/4 साइन की रेंज में है, साइन इनवर्स की रेंज में है, यस रेंज में है, तो ये आपके पास सीधा आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू π/4। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें y की वैल्यू ही निकालनी थी। दूसरा मेथड भी है, ये भी वही चीज़ है, देख लीजिए। साइन इनवर्स 1/√2 है, 1/√2 साइन की फॉर्म में ही देखना है, ये क्या आएगा, साइन π/4 पे होता है, साइन 45 डिग्री पे होता है। अब ये आपके पास फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन एक्स के ही बराबर हो जाता है, कब, जब आपका ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो रेंज में ही है, रेंज में है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, π/4। आपको ये मेथड करना है, आप इस मेथड से कीजिए, आपको ये मेथड करना है, आप इस मेथड से कीजिए, कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपने इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, दो ही एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज में। प्रिंसिपल वैल्यू किसकी निकालनी है, कोट इनवर्स -1/√3 की, तो इसको y मान लें, कोट इनवर्स से इधर आएगा तो कोट y आ जाएगा। अब माइनस तो ऐसे ही 1/√3, ये वैल्यू कब होती है, कोट π/3 पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, इस साइन को हम ठीक करें। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि हमने कंडीशंस देखनी है, एक तो हमने कोट की रेंज देखनी है। कोट की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर पाई। ठीक है, कोट की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर पाई, और कोट हमारा किसका है, नेगेटिव है। नेगेटिव कोट, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं,
इसी क्वाड्रेंट में आपका क्या आएगा, कोट नेगेटिव आता है, यानी कि हमने इस क्वाड्रेंट में जाना है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इस क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस में जाएंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में जाना होगा तो पाई प्लस में जाएंगे, पाई से फालतू है ना, पाई माइनस, तो इसको क्या लिख दिया हमने, पाई माइनस पाई बाय 3। ये सारी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस कोट पाई बाय 3 की। अब इसको सिंप्लीफाई किया, और अगर ये वैल्यू आपके कोट की रेंज में है, ठीक है, कोट इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई, ये वैल्यू उसमें है, यस उसमें है, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई बाय 3। देखिए जरा, ये चीजें कुछ एक हैं, आपको ध्यान रखनी है और कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखिए, -1/√3 था, माइनस कोट पाई बाय 3, -1/√3, तो ये बन गया आपके पास माइनस कोट पाई बाय 3। अब देखिए, हमें दो चीजें देखनी है, एक तो कोट इनवर्स की हमारी जो बात हो रही है, इसकी रेंज कहाँ होती है, 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, और ऊपर से नेगेटिव है। अब देख लीजिए, 0 से पाई रेंज है और नेगेटिव कोट कहाँ पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, पाई में से कुछ घटाएंगे तो इसी क्वाड्रेंट पे आएंगे। ठीक है, घटा दिया, अब ये क्या है, आपकी रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई बाई 3। सेम इसको इसी दूसरे मेथड से करना चाहो, कोट इनवर्स -1/√3 माइनस कोट पाई बाई 3। अगेन कोट आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में ये चीज़ है, नेगेटिव भी है और रेंज में भी आता है, तो हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 के। कब, जब आपका यहाँ वाला थीटा आपके फंक्शन की रेंज में हो। ठीक है, होप कि बेटा आपको आज के लेक्चर की क्वेश्चन और ये बेसिक जो था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। इस बेसिक को दोबारा पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट का मतलब जानेंगे। ठीक है बेटा, हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।